प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग विलियन चैप्टर का सेकेंड वीडियो देखें। विलियन चैप्टर का सेकेंड वीडियो लेकर के, सेकेंड लेक्चर लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ, और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग फर्स्ट लेक्चर में जो भी बताया गया है प्रिपेयर कर लिए। तो चलिए, पिछले क्लास में विलियन के टाइप देख रहे थे। उसमें दो तरह से हम लोग चर्चा किए थे, देखे थे। फर्स्ट था अवयवों की संख्या के आधार पर। इसमें अवयवों की संख्या के आधार पर जो वर्गीकरण किए थे, दो प्रकार का देखे थे, द्विअंगी विलयन, बहुअंगी विलयन। उसके बाद विलायक के प्रकृति को देखे थे, जलीय विलयन, अजलीय विलयन। अब लेकर के चलेंगे, सी नंबर है, अगला टाइप है सांद्रण के आधार पर वर्गीकरण। देखिए, सांद्रण के आधार पर आप विलयन को दो वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ये दो प्रकार के हो सकते हैं। एक को हम लोग नाम देते हैं तनु विलयन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। दूसरा को हम लोग कह देते हैं सांद्र विलयन, सांद्रित विलयन, जो कह दीजिए सांद्रित विलयन। इंग्लिश में इसको कह देते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, शॉर्ट में इसको हम लोग नाम दे देते हैं, देखिए कॉन्क सॉल्यूशन। इसको शॉर्ट में आदमी कह देता है डाई सॉल्यूशन। एक्चुअली यह जो वर्गीकरण है एक तुलनात्मक वर्गीकरण है। तुलना करना है, कंपैरिजन करना है। अगर आपके पास दो विलयन है, उसमें आपको तनु और सांद्र के बारे में बताना है, तो जिस विलयन में विलय की मात्रा कम होगा उसको तनु कह देंगे, और जिसमें अधिक होगा उसको सांद्रित कह देंगे। जैसे आप 1 लीटर शरबत तैयार किए हैं जल और चीनी मिलाकर। मान लीजिए कि 1 लीटर जो शरबत का विलयन बनाए, उस 1 लीटर विलयन में एक विलयन बनाए हैं वहाँ 10 ग्राम चीनी है, और एक विलयन बनाए हैं वहाँ 50 ग्राम चीनी है। तो जो 1 लीटर विलयन में 10 ग्राम चीनी जब उपस्थित है, तो उस विलयन को तनु कह देंगे। दूसरा का विलयन जो आप तैयार किए हैं उसको सांद्रित कह देंगे। अब इसका ही मतलब नहीं कि हमेशा रहेगा। मान लीजिए कि आप एक विलयन बनाए हैं, 1 लीटर में 50 ग्राम चीनी है, विलय 50 ग्राम हो गया। और दूसरा का विलयन में 100 ग्राम विलय मिला दिए, चीनी मिला दिए। अब यहाँ 50 ग्राम जो आप मिलाए हैं, विलयन बनाए हैं, वह हो गया तनु। हाँ, जो 100 ग्राम वाला लिए है चीनी, वह हो गया सांद्रित। तो अपेक्षाकृत जिसमें विलय की मात्रा बहुत कम होती है वह तनु विलयन हो गया, और जिसमें विलय की मात्रा अधिक होती है वह सांद्रित विलयन। यानी वह विलयन जिसमें विलय अपेक्षाकृत बहुत कम मात्रा में उपस्थित रहता है, उसे तनु विलयन कहते हैं। हो गया। अब सांद्रित विलयन के लिए अगर हम लोग ऑफलाइन क्लास में होते तो कहते कि अपने से लिखिए, लेकिन यहाँ हम लोग मिलजुल करके तैयार करें। वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा अपेक्षाकृत बहुत अधिक होती है,
उसे सांद्रिक विलयन, सांद्र विलयन जो कही कहते हैं। तो इस प्रकार से तनु विलयन और सांद्र विलयन दो वर्गों में हम लोग सांद्रण के आधार पर देखें। अब एक वर्गीकरण और है, कम से कम एक जाने हम लोग, और वह है कि विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। अब सोचिए, पहले पढ़े हुए हैं कि किसी भी पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं तीन होती हैं, गैस, द्रव, ठोस। इस तरह से विलायक जो भी होगा वह तीन तरह का हो सकता है, गैसीय हो सकता है, द्रव के रूप में हो सकता है, अब इसे यहाँ पर हम रुक गए कि द्रव के रूप में हो सकता है, तो रुक गए, इसलिए रुक गए कि आप इसको देखें तो आप अपने से दिमाग लगाए कि ठोस के रूप में हो सकता है, जैसे क्लास में बुलवाते थे, ठोस के रूप में हो सकता है, ये अपने से बोलना है। अब चूंकि यहाँ हम लोग सब कोई उपस्थित नहीं है कि हम बुलवाएंगे, चुप होंगे तो आप लोग बोलेंगे, इसलिए हल्का चुप होंगे कि आप उधर से बोले मन में, क्लास में, घर में, जहाँ भी है अपने। अब आप वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ पर जैसे हम बोले कि गैस के रूप में हुआ तो गैसीय विलयन, ठोस के रूप में हो सकता है, और अब और कहे तो आपके दिमाग में तुरंत आए कि द्रव के रूप में हो सकता है। ये आपके सोचने के लिए हम रुक रहे हैं। तो विलायक के भौतिक अवस्था के आधार इस आधार पर क्लियर हो चुका है पहले ही, भौतिक अवस्थाएं तीन प्रकार की होती हैं, तो तीन को विलयन होगा। पहिलका को देखिए हम लोग नाम देते हैं गैसीय विलयन, गैसियस सॉल्यूशन। दूसरा हो गया द्रव विलयन, लिक्विड ना, लिक्विड सॉल्यूशन। और लास्ट ठोस विलयन। ठोस विलयन को अंग्रेजी में हम लोग कह देंगे सॉलिड सॉल्यूशन। ये तीन प्रकार के होते हैं। अब इस तीनों को हम लोग तीनों का डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके पहले कि हम तीनों को आगे बढ़ाएं, इसको लेकर के चलें, पहले आप लोग इतना प्रिपेयर के लिए कंप्लीट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब बढ़ा जाए आगे, लेकर के हम लोग चलें। सबसे पहले गैसीय सॉल्यूशन, गैसीय विलयन। तीनों को एक साथ हम लेकर के चलते हैं ताकि समझने में आराम रहे। तीनों एक साथ काम किया जाएगा, तीनों का डिस्कस एक साथ करेंगे, तो आप लोग कुछ हमें हेल्प करेंगे, आप लोग उसको देखते चलेंगे। फेयर बनाते समय, ऐसे अपना नोट्स बनाते समय इसको तीन भाग में बांट करके नहीं लिखना है। गैसीय विलयन, तब नीचे द्रव विलयन, उसके नीचे ठोस विलयन। यहाँ हम समझने के लिए एक साथ तीनों लेकर के चलते हैं। ये हम लोग जो क्लासिफिकेशन चाहे टाइप लेकर के चल रहे हैं, ये टाइप किसके आधार पर है? विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर। यानी अब इस आधार पर कहेंगे जब विलयन गैसीय विलयन है, इसका मतलब विलायक इसमें क्या होगा? गैसीय होगा। तो वैसा विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में होता है उसे गैसीय विलयन कहते हैं। विलायक गैसीय होगा, लेकिन विलेय गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है। वैसे विलयन जिसमें विलायक गैसीय होता है या गैस होता है या गैसीय अवस्था में होता है, उसे गैसीय विलयन कहते हैं।
ऐसे विलयनों में विलायक तो गैसीय अवस्था में होगा हमेशा, लेकिन जो विलेय हम लोग लेते हैं वह गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है। अब इस आधार पर इसको हम लोग तीन फेज में बांट सकते हैं। देखिए, पहला विलेय विलायक, पहले हम लिख देते हैं इस तीनों को, यहाँ एग्जाम्पल। ये लिखने से फायदा होगा कि आप ट्राई करेंगे और उस समय बोलते जाएंगे। चलिए, तो जब गैसीय विलयन है तो हर स्थिति में विलायक क्या होगा? गैस होगा। यहाँ पर विलायक में सभी जगहों पर हम लोग गैस लिखेंगे। विलेय क्या होगा? तो गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग देखिए ले लिए गैस, द्रव भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है। अब अपने से एग्जाम्पल हम तीनों का एक साथ लिखेंगे, फिलहाल आप लोग दिमाग लगा के सोचिएगा। अगला है द्रव विलयन। अब इस डिफिनीशन नहीं लिखेंगे, आप खुद से तैयार कर लेंगे और नोट्स में भी करने के नहीं है, इसको दिमाग में रखना है कि ऐसे विलयन जिसमें विलायक द्रव होता है। देखिए, ऐसे विलयनों में विलायक हर परिस्थिति में द्रव होगा, लेकिन आप जो विलेय लीजिएगा तो वह विलेय गैस, द्रव या ठोस हो सकता है। इस आधार पर जब आप चलेंगे तो देखिए, अब यहां हम लेकर के चलते हैं, फिर वही चीज विलायक। अब इसका एग्जाम्पल आप खोजें। यहाँ पर भी हम लोग विलायक ले लिए, एग्जाम्पल प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट हो गया ठोस विलयन। चलिए, ठोस विलयन पर डिस्कस कीजिए। तो ऐसे विलयनों में विलायक की स्थिति क्या होगी? विलायक की भौतिक अवस्था क्या होगी? विलेय क्या होगा? हाँ, ठीक है, आप ठीक बोले, मन में ही बोले, हम जानते हैं, यहाँ हमको सुनाई नहीं दिया, लेकिन ध्यान से देख रहे हैं तो जरूर बोले ही होंगे। तो विलायक ठोस हो जाएगा, विलेय गैस, द्रव, ठोस, तीनों हो सकता है, तीनों में से कोई एक हो सकता है। इस आधार पर फिर हम लोग पहले तैयार कर लें। यहाँ विलायक एग्जाम्पल, विलेय की स्थिति, भौतिक अवस्था, विलायक की भौतिक अवस्था, एग्जाम्पल यहाँ छोड़ दिए थे, उसमें लिखे थे। अब यहाँ विलायक क्या होगा? बोलिए, यहाँ विलायक तीनों ही स्थितियों में द्रव होगा। विलेय क्या हो सकता है? तो देखिए, गैस, द्रव, ठोस। अगर ठोस विलयन है
तो तीनों ही स्थितियों में विलायक यहाँ पर ठोस होगा। विलेय यहाँ पर लिख दिए हम लोग गैस, यहाँ पर द्रव, यहाँ ठोस। चलिए तो हम लोग काम कर लिए। अब एग्जाम्पल जरा मिलजुल करके डिस्कस किया जाए, एग्जाम्पल पर विचार किया जाए। विलेय भी गैस है, विलायक भी गैस है। तो जब विलेय भी गैस है और विलायक भी गैस है तो उस स्थिति में एग्जाम्पल लीजिए हवा। ध्यान से, हवा हवाई मत हो जाइए। हवा, अब हवा बेचारा है और उसमें बहुत सारी गैसों का मिश्रण है, तो बहुत सारे गैसों का मिश्रण है तो एक उसमें विलायक हो जाएगा, बाकी विलेय हो जाएगा। अब इसमें परेशानी आपको होगी कि कौन विलेय लिखे कौन विलायक लिखे, तो हम एक ले लेते हैं, दो गैस को लेते हैं। आजकल कोरोना काल में बेचारा ऑक्सीजन गैस की बहुत जरूरत, ऑक्सीजन की बहुत जरूरत पड़ रही है, तो इसलिए हम लोग एक ऑक्सीजन का नाम दिमाग में रखते हैं। एग्जाम्पल हम वही लेते हैं जो ज़्यादा सटीक हो, ज़्यादा सार्थक हो, समझने में ठीक रहे। और एक ले लिया जाए नाइट्रोजन गैस। प्रकृति में इसकी भी अधिकता है, तो नाइट्रोजन गैस में ऑक्सीजन गैस विलेय हो जाती है। आप ऑक्सीजन गैस को नाइट्रोजन में मिला दीजिए, O2 का N2 में मिश्रण। अब इसको आप यह भी कह सकते हैं कि O2 एवं N2 का विलेय, O2 का N2 में मिश्रण। इस रूप में लिखने से यह फायदा है कि आप क्लियर हो जा रहा है कि यहाँ O2 मिला रहे हैं तो यह विलेय है, इसके साथ मिला रहे हैं विलायक है। इसमें एग्जाम्पल चलिए, विलायक गैस क्या होगा, नाइट्रोजन ले चुके हैं, इसमें हम लोग यही रखेंगे। कोई ऐसा विलेय बोलिए जो द्रव हो और नाइट्रोजन के साथ मिल जाए, घुल जाए। क्लोरोफॉर्म, तो यहाँ पर हम लोग ले लिए, देखिए एग्जाम्पल के रूप में क्लोरोफॉर्म। फॉर्मूला CHCl3। क्लोरोफॉर्म का N2 में मिश्रण। अब यहां पर आ गए तो चलिए यहां ठोस लेना है विलेय को। नाइट्रोजन ही लेते हैं विलायक के रूप में, गैस के रूप में, और ठोस में क्या बताया, कपूर। तो कपूर ले लीजिए, कपूर का N2 में मिश्रण। तो इस प्रकार से गैसीय विलयन कंप्लीट किया। चलिए इसमें हम लोग एग्जाम्पल समझे, क्लियर ही है। विलायक हर स्थिति में द्रव है, विलेय गैस द्रव ठोस है। तो विलायक द्रव है, द्रव के रूप में सबसे बढ़िया हम लोग लेते हैं, सबसे सस्ता, सबसे सुलभ, सबसे जरूरी जल। विलायक के रूप में जल ले लीजिए। अब गैस है तो ऑक्सीजन गैस जल में हम लोग मिला सकते हैं, तो O2 एवं जल का मिश्रण। आप यह भी कह सकते हैं O2 एवं जल का विलयन, जो कहे उसमें कोई अंतर नहीं है। यहाँ दोनों एक ही फेज में है, तो जल तो ले चुके हैं, यहाँ अल्कोहल ले लीजिए, इथेनॉल लेते हैं, इथेनॉल एवं जल का विलयन, जल का मिश्रण, जो भी कह दे। और अब की बार ठोस वाला तो ये आप लोगों को बताना ही पड़ेगा, इसमें हम बताएंगे ही नहीं। विलायक द्रव जल दे देते हैं। चलिए अब ऐसा कोई विलेय लीजिए जो ठोस हो, चीनी, नमक, ग्लूकोज, सारा चीज ले सकते हैं। तो चीनी एवं जल का विलयन चाहे मिश्रण, जल ले लिए। फिर इसी तरह से नमक एवं जल का विलयन, इस तरह से द्रव विलयन हो गया। अब लेकर के चले ठोस विलयन।
ठोस विलयन में अब लेकर के चलते हैं, विलायक ठोस है, विलेय गैस है। पैलेडियम एक धातु, आप लोग जानते ही हैं, Pd इसका संकेत है। पैलेडियम और हाइड्रोजन गैस को ले लिया जाए तो H2 एवं Pd लिख देते हैं। H2 एवं Pd पैलेडियम का ये हो गया। विलायक के रूप में ठोस लेना है, विलेय के रूप में द्रव लेना है। अब विलेय के रूप में द्रव कोई लेंगे तो इसको जानने के पहले एगो टर्म है, एगो पद है अमलगम। अमलगम, इस अमलगम को आप जाने किसको कहते हैं? मरकरी के साथ Hg के साथ जब आप किसी मेटल का कॉम्बिनेशन कराते हैं HgN, तो यह हुआ सोडियम अमलगम। HgAu गोल्ड अमलगम। तो अब यहाँ पर जरा हम लोग देखें, जो भी Hg के साथ मेटल जुड़ा रहता है उसकी मात्रा अधिक होती है, वो अधिक होता है। तो अब यहाँ Hg के साथ यदि सोडियम चाहे गोल्ड जोड़ते हैं, मिला हुआ है, तो Na अथवा Ha दोनों Hg से अधिक होता है। Hg उसमें मिला हुआ होता है, सॉल्युबल होता है, एक तरह से कहें तो यहाँ Na और Hg ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों विलायक होंगे। और किस रूप में है? Na और Au। और किस रूप में है? ठोस के रूप में है। तो विलायक के रूप में यहाँ पर सोडियम चाहे गोल्ड लीजिए। Hg एवं Na का अमलगम। शॉर्ट में इसको हम लोग यह भी लिख सकते थे NaHg अमलगम, यह भी ठीक है। समझने के लिए अलग अलग कर दिए हैं ताकि आप जाने, शुरू में विलेय लिखे हैं, बाद में विलायक लिखे हैं। अब चलते हैं लास्ट टाइप में इसको हम देखें। ये एग्जाम्पल अक्सर हम देते आए हैं, Cu एवं Au का विलयन चाहे मिश्रण। इसमें Au की मात्रा अधिक होगी तो इसलिए Au यहाँ पर विलायक है, Cu कम है, विलेय है, दोनों ही ठोस अवस्था में है। तो इस प्रकार से विलयनों का सांद्रण, विलयनों का वर्गीकरण, विलयन के प्रकार का हम लोग डिस्कस किए। लेकिन मूल रूप से आप समझिए, हम लोगों के सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशन ही है, द्विअंगी विलयन ही है। इसीलिए हमने जो भी उदाहरण दिया है वह द्विअंगी का ही दिया है। द्विअंगी विलयन के ही सभी उदाहरण आ जाएंगे जो भी दिया गया। जब 3 गो अवयव मिलाया जाएगा तो फिर वह बहुअंगी में चला जाता। तो आपको मुख्य रूप से वही लेकर के चलना है, द्विअंगी विलयन, जिस विलयन के 2 अवयव। अब है कि विलयन का सांद्रण कैसे ज्ञात किया जाएगा, विलयन को किस रूप में व्यक्त किया जाएगा, विलयन का सामर्थ्य क्या है, तो इसको हम लोग डिस्कस करें। लेकिन इसके पहले कि आगे बढ़ें, पहले आप इतना कंप्लीट कर लीजिए, फिर देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ा जाए। अब लेकर के चलें कि आप कोई भी विलयन बनाएं, उस विलयन में विलेय की कितनी मात्रा आपने मिलाया यह पता किया जाए। और इसको हम लोग किसी भी विलयन के विलेय की मात्रा को सांद्रण के पदों में ज्ञात करेंगे। तो ये हम लोगों का टॉपिक हो गया। नेक्स्ट, विलयनों का सांद्रण। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। इसी को विलयनों का सामर्थ्य भी कहा जा सकता है। और स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशंस, यही लेकर के चल रहा है।
चलिए देखा जाए, ध्यान दीजिए। जैसे आपने सपोज कीजिए 10 ग्राम कास्टिक सोडा लिया, फॉर्मूला NaOH। तो 10 ग्राम कास्टिक सोडा लिए, उसको जल में मिलाए और जल में मिला करके 1 लीटर विलयन बनाए। तो 1 लीटर जो आप विलयन बनाए उसमें 10 ग्राम कास्टिक सोडा मिला दिए। अब आपसे कोई पूछता है कि तो विलयन का सांद्रण क्या हुआ, चाहे विलयन की सामर्थ्य क्या हुई। तो 1 लीटर विलयन में आपने 10 ग्राम कास्टिक सोडा मिलाया है, तो यहाँ विलयन की सामर्थ्य या विलयन का सांद्रण हो गया 10 ग्राम प्रति लीटर, यानी 1 लीटर में 10 ग्राम मिला हुआ है। यही विलयन का सामर्थ्य हुआ 1 लीटर में। 1 लीटर विलयन लिए और उस 1 लीटर विलयन में विलेय की जितनी मात्रा उपस्थित है घुली है, उसी को विलयन का सांद्रण। जैसे अब लेते हैं विलयन लेते हैं 2 लीटर और उसमें 10 ग्राम कास्टिक सोडा आप डिजोल्व किए हैं। तो जब 2 लीटर विलयन में 10 ग्राम कास्टिक सोडा डिजोल्व किए हैं, तो यहाँ विलयन का सांद्रण चाहे कंसंट्रेशन क्या होगा। तो 2 लीटर में है 10 ग्राम, आपको निकालना है कितना पर, 1 लीटर पर 5 ग्राम। तो ये हो गया 5 ग्राम प्रति लीटर। आप विलयन लिए हैं 1/2 लीटर और उसमें 10 ग्राम NaOH डिजोल्व किए हैं, तैयार किए हैं विलयन, उसमें 10 ग्राम NaOH है। अब आप यहां बताएं कि सांद्रण क्या होगा विलयन का। तो चूंकि आधा लीटर में कितना 10 ग्राम, तो 1 लीटर में 20 ग्राम, तो इसलिए यहां पर आपका 20 ग्राम प्रति लीटर सांद्रण। तो ये आयतन आप ले लिए, तो यहाँ डिफिनेशन हो गया कि एक, यहाँ पर समझिए 1 लीटर विलयन में विलेय की मात्रा को विलयन का सांद्रण कहते हैं। अब इसको आप ऐसे भी समझिए, 1 किलोग्राम जल लिए, यहाँ जल विलायक है। आप इस 1 किलोग्राम जल में सपोज कीजिए 2 मोल कास्टिक सोडा मिला दिए। अब दोनों के मिलने से जो सॉल्यूशन बनेगा, तो उस सॉल्यूशन का सांद्रण क्या होगा, तो उसको कहेंगे 2 मोल प्रति किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम प्रति किलोग्राम विलायक में 2 मोल विलेय उपस्थित है। तो यहाँ पर यह विलयन का यह भी सांद्रण पद हुआ। तो सांद्रण को 2 तरीका से कहें, यहाँ कहें कि 1 लीटर विलयन में विलेय की मात्रा को, यहाँ कहे 1 किलोग्राम विलयन में विलेय के मात्रा, 1 किलोग्राम विलायक में विलेय की मात्रा। तब कहेंगे कि विलयन के इकाई आयतन या विलायक के इकाई द्रव्यमान में घुले विलेय के द्रव्यमान को उसका सांद्रण कहा जाता है। किसी विलयन या विलायक के इकाई आयतन या द्रव्यमान में विलेय के द्रव्यमान को उसका सांद्रण कहा जाता है। जैसे में अब केवल हम लोग
एक एग्जाम्पल छोड़ दें यहाँ पर। तो ये सब 11th का टॉपिक है। 11th में हम लोग विस्तार से इस पर डिस्कस किए थे क्लास में। अब विलयन का सांद्रण हम लोगों को नहीं पढ़ना है 12 में। ये हम इसलिए बता दिए कि सांद्रण का आपको कॉन्सेप्ट रहे। आपको यहाँ पर सांद्रण पद देखना है, कंसंट्रेशन टर्म्स। अब डायरेक्ट यदि हम कंसंट्रेशन टर्म्स लेकर के चलते तो एक परेशानी हो सकती थी। जो लोग 11th नहीं पढ़ पाए ठीक से, चूंकि पिछले साल भी हम लोग कोरोना काल से गुजरे थे, तो यदि नहीं पढ़ पाए होंगे तो उनको परेशानी, नहीं पढ़े होते तो परेशानी होती, इसलिए इसको हम समझा दिए। सांद्रण पद का मतलब ये हुआ कि विलयन की सांद्रता को, यानी विलयन में विलय के मात्रा को कई रूपों में व्यक्त किया जाता है। तो जिन पदों में किसी विलयन का सांद्रण व्यक्त किया जाता है उसे ही हम लोग सांद्रण पद कहते हैं। किसी विलयनों की सांद्रता जिन पदों में निर्धारित की जाती है उसे ही सांद्रण पद कहते हैं। तो अब प्रमुख सांद्रण पद कौन है? अब हम लोगों को जो पढ़ना है उसी को देखेंगे सिलेबस के अनुसार। तो पहला है प्रमुख सांद्रण पद में ग्राम प्रति लीटर, दूसरा का है प्रतिशतता, प्रतिशतता को 3 तरह से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, व्यक्त करते हैं, व्याख्या करते हैं। एक को कहते हैं, देखिए, द्रव्यमान प्रतिशतता, दूसरा को कहते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, तीसरा को कहते हैं आयतन प्रतिशतता। द्रव्यमान प्रतिशतता को शॉर्ट में देखिए, प्रतिशतता के लिए प्रतिशत दे दिए। द्रव्यमान चाहे भार को W से सूचित करते हैं, और चाहे एक पद लिखा जाए, चाहे इस तरह से 2 पद को लिखा जाए, 2 नाम को लिखा जाए, विलय और विलयन लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग दे दिए W/W। यहाँ पर इसी तरह से प्रतिशत, मास द्रव्यमान तो W, आयतन वॉल्यूम तो V, इसी तरह से यहाँ पर भी आयतन दिया है। तो ये हो गया ग्राम प्रतिशतता। 3rd नंबर पर देखिए लेकर के चलते, बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोलरता। 4th नंबर मोलरता के बाद फॉर्मलता, फॉर्मलिटी। 5th है प्रति मिलियन अंश, पार्ट्स पर मिलियन, प्रति मिलियन अंश। 5th हो गया। अब 6th नंबर पर लेकर के चलते हैं मोललता, स्मॉल m से लिखते हैं, इसे आगे विस्तार करेंगे तो बताएंगे। मोल प्रभाज, इसे हम लोग मोल प्रभाज के साथ साथ मोल अंश भी कहते हैं। ऐसे इसका एक नाम ग्राम आणविक प्रभाज भी है, और एक है सामान्यता। तो इतने रूपों में हम लोग विलयन की सांद्रता को
एक्सप्रेस करेंगे, व्यक्त करेंगे। अब इसके पहले कि हम आगे बढ़े, आप लोग इतना तैयार कर लीजिए, फिर ग्राम प्रति लीटर में एक्सप्रेशन किया जाए, सांद्रता को एक्सप्रेस किया जाए। चलिए इसको प्रिपेयर कीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ा जाए, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाया जाए। फर्स्ट वाला लेकर के हम लोग चले प्रथम पद को। प्रथम सांद्रण पद है ग्राम प्रति लीटर में विलयनों का सांद्रण। इसी को एक्सप्रेस किया जाएगा ग्राम प्रति लीटर में विलयनों का सांद्रण। यही सीखना है। देखिए क्लियर है। ग्राम प्रति लीटर, प्रति लीटर माने 1 लीटर कह सकते हैं, इकाई आयतन। तो 1 लीटर विलयन में विलेय के द्रव्यमान को, विलेय की मात्रा को ग्राम प्रति लीटर में विलयन का सांद्रण कहेंगे। 1 लीटर विलयन में, याद रखिए इकाई आयतन विलयन का लिए है। 1 लीटर विलयन में विलेय के द्रव्यमान ग्राम प्रति लीटर में कहेंगे। जैसे 1 लीटर विलयन में, यहाँ विलयन हम लोग ले लिए 1 लीटर, 10 ग्राम NaOH। आज NaOH हम बार बार लिख रहे हैं, कास्टिक सोडा तक याद रहे, अगर फॉर्मूला नाम दोनों नहीं याद हो तो। NaOH घुला रहने पर ग्राम प्रति लीटर में विलयन का सांद्रण क्या होगा, इसी पर हम लोग डिस्कस करें। तो ये सांद्रण हो जाएगा। देखिए विलयन लिए है 1 लीटर, विलेय 10 ग्राम, तो ग्राम प्रति लीटर यानी 10 ग्राम प्रति। इसी प्रकार से 3 लीटर विलयन में 27 ग्राम कास्टिक पोटास अब की बार ले लेते हैं, KOH घुला हुआ है, तो सांद्रण क्या होगा। तो 3 लीटर में 27 ग्राम है, 1 लीटर में 9 ग्राम कास्टिक पोटास घुला हुआ है, इसलिए यहाँ विलयन का सांद्रण क्या हो जाएगा, 9 ग्राम प्रति लीटर। क्लियर। तो पढ़िए, ध्यान दीजिए। 1 लीटर विलयन में विलेय के द्रव्यमान को ग्राम प्रति लीटर में विलयन का सांद्रण कहते हैं, विलयन की सामर्थ्य कहते हैं। अब इस आधार पर हम लोग फॉर्मूला बना दें। ये तो अपने से बनाने का चीज है। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रण कह रहा है कि प्रति लीटर यानी लीटर नीचे लिख दिया जाएगा, तो नीचे हो जाएगा विलयन का आयतन, लीटर में, और ऊपर में विलेय की मात्रा देना होगा, ग्राम है, ग्राम बटे लीटर। ग्राम विलेय का हो गया, लीटर विलयन का हो गया, लीटर मीन्स आयतन हो गया, तो विलयन का आयतन, ग्राम माने द्रव्यमान, तो यहाँ पर हम लोग ले लिए विलेय का द्रव्यमान और इसको ग्राम में व्यक्त किया जाएगा। शॉर्ट में इसी को अगर आप लिखते हैं तो अब इतना नहीं लिख करके ग्राम प्रति लीटर में सांद्रण भी कर देंगे तो ठीक ही है, नहीं तो जरूरी नहीं है। और विलेय का जो भी द्रव्यमान दिया हुआ है तो उस द्रव्यमान को हम लोग स्मॉल m1 मानते हैं।
आप कुछ भी मान सकते हैं, हम स्मॉल m1 मानेंगे, इसको आगे याद रखा जाएगा। जहाँ पर भी विलेय का द्रव्यमान होगा लिखना, स्मॉल m1 दे देंगे और आयतन को यहाँ भी लिख देंगे। तो ग्राम प्रति लीटर में विलयन का सांद्रण m1/v हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको देख ही चुके हैं कि अगर यहाँ पर निकाल दिए, अब इसमें न्यूमेरिकल टाइप का पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। हालांकि बहुत इजी है, पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी तैयार कर लिया जाए। 250 सीसी विलयन में 10 ग्राम NaOH घुला रहने पर विलयन का सांद्रण क्या होगा। अब इसी पर हम लोगों को डिस्कस करना है। तो देखिए, परिभाषा के अनुसार चलिए, कॉन्सेप्ट यदि है तो न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ 250 सीसी विलयन के, तो यह विलयन का क्या कहलाएगा, द्रव्यमान कहलाएगा कि आयतन। आयतन लीटर में है, सीसी में है, मिलीलीटर है, तो आयतन को भी से लिखते हैं। तो यहाँ भी बराबर हो गया 250 सीसी। सीसी माने जी सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर के पावर 3 यानी घन सेंटीमीटर। हिंदी में इसको हम लोग घन सेंटीमीटर कहते हैं, मिलीलीटर भी कहते हैं। आप लिख सकते हैं 250 सीसी, 250 घन सेंटीमीटर, चाहे 250 मिलीलीटर। लेकिन आपको लेना होगा लीटर में, तो आपने इसको कन्वर्ट कर दिया लीटर में, 250/1000 लीटर। अभी कहने की जरूरत नहीं है कि 1000 सीसी बराबर 1 लीटर होता है, इसलिए 1000 से भाग दिए हैं, तो जानते ही हैं आप कितना हो गया, 1/4 लीटर। यहाँ भी निकल गया। 10 ग्राम NaOH खुला हुआ है। NaOH कौन चीज हुआ, विलेय की मात्रा। तो विलेय की मात्रा को कैसे हम लोग सूचित किए हैं, स्मॉल m1 से। तो m1 बराबर 10 ग्राम। अब इस आधार पर ग्राम प्रति लीटर में सांद्रण निकाल लीजिए। m1/v आप जानते ही हैं, m1 10 ग्राम और v 1/4 लीटर। ये ऊपर अपना कैलकुलेशन जानते ही हैं, 10 × 4 ग्राम प्रति लीटर, 40 ग्राम प्रति लीटर। तो इस प्रकार से विलयन की सांद्रता को, विलयन के सांद्रण को ग्राम प्रति लीटर में कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा हम लोग देखें। फिर अगला टॉपिक प्रतिशतता है, तो प्रतिशतता को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसको खूब बढ़िया से तैयार करके, कंप्लीट करके, तब अगले क्लास की तैयारी में जुटिए। ठीक है, धन्यवाद।